Okay, students. Today I am going to discuss English poetry question paper BA SEM 2 NEP examination 2023. Okay, so there are 100 questions in this paper. So I will discuss each paper with explanation. So let's see. Question number 1. The use of same word or words to begin successive phrase or lines is called. ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम कोई पोएम लिखते हैं तो उसकी जो लाइन स्टार्ट होती है सेम वर्ड से स्टार्ट की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे एनाफोरा कहते हैं। एनाफोरा मीन्स जो लाइन है, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड होगा वही दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा, अगले लाइन में भी होगा। ठीक है, तो इसको हम एनाफोरा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉज इन द पोएम created with or without punctuation mark is called as. ओके, कह रहा कि किसी पोयम में एक पॉज होता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, यानी जब हम उसको रिसाइट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सीजरा कहते हैं। सीजरा, इसका प्रोनाउंसिएशन है सीजरा। ओके, इसको सीजरा कहते हैं। दिस वन सीजरा। नेक्स्ट, find figure of speech in the following lines. All the perfume of Arabia will not sweeten this little hand. All the perfume of Arabia will not sweeten this little hand. Basically ये जो लाइन है ये मैकबेथ से लिया गया है। जो प्ले है शेक्सपियर का मैकबेथ, उसमें से लिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है कि सभी अरबिया के परफ्यूम उस छोटे से हाथ को स्वीटन नहीं कर सकते, यानी सुगंधित नहीं कर सकते हैं। तो ये हाइपरबली का यहाँ पे यानी बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति दिखाई गई है। सो फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबली। ओके, या नेक्स्ट, फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। कानपुर इज नॉट अ बैड सिटी। ओके, हियर कानपुर इज नॉट बैड। कानपुर इज नॉट अ बैड सिटी, इट मीन्स कानपुर इज अ गुड सिटी। ओके, इट मीन्स कानपुर इज अ गुड सिटी। ओके, सो जब किसी सेंटेंस में डबल नेगेटिव एक साथ यूज किया जाता है, ओके, तो इंग्लिश में फार्मूला होता है नॉट प्लस नॉट, नॉट प्लस नॉट, इट बिकम्स यस। ओके, सो हियर डबल नेगेटिव्स आर यूज्ड इन दिस लाइन। सो फिगर ऑफ स्पीच इज लाइटोटिस। इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम लाइटोटिस कहते हैं, लाइटोटिस। सो कानपुर इज नॉट अ बैड सिटी, इन दिस लाइन फिगर ऑफ स्पीच इज लाइटोटिस। So next question, question number 5. Find figure of speech in the following line. Tender is the night, blessed are the meek. Okay, here if you see it has used inversion. Inversion is a figure of speech in which the grammatical order of words are changed. Basically this line is taken from Keats poem Ode to Nightingale. Ode to Nightingale. ओके, यहाँ से लाइन लिया गया है कि एक्चुअल में इसकी होना चाहिए क्या कि द नाइट इज टेंडर, यानी रात सुहानी है। द मीक आर ब्लेस्ड, यानी जो कमजोर या दुखी लोग हैं, यानी जिनके मन में थोड़ा दुख सा है, वो भी इसको अच्छा फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। जब ऑर्डर को बदल दिया जाता है तो ऐसे केस में हम इसको कहते हैं, इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को इन्वर्जन। ओके, The term negative capability is coined by John Keats. Okay, ये जो टर्म है negative capability, बेसिकली ये जॉन किट्स अपने ब्रदर को एक लेटर लिखे थे और उसमें उन्होंने लिखा था कि राइटर कई बार लिखते समय कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, यानी राइटर बिकम्स इनकैपेबल। सो इट इज बेसिकली इट्स हिज नेगेटिव कैपेबिलिटी। दैट्स व्हाई दिस term is coined by John Keats. So it is very important word, negative capability, and it is being asked many times. Okay, find the figure of speech in the following line. How high his highness hold his haughty head. Okay, ये यहाँ पर देखने तो H sound है, जो हा का sound, it is being repeated. So figure of speech is alliteration. Okay,
Find figure of speech in the following line. Frailty, thy name is woman. Frailty, thy name is woman. If you see here, it is apostrophe here. Okay, so figure of speech is apostrophe. Next question, question number 9. Tensions, break, break, break is an elegiac lyric, sonnet, ode or allegory. It is a elegiac poem. Okay, it is written on the death of his friend. On the death of his friend आर्थर हेनरी हालम. आर्थर हेनरी हालम, इनकी डेथ, इनके जो दोस्त थे जिसकी शायद 22 साल की एज में इनकी डेथ हो जाती है, तो इनके क्लासमेट होते हैं. इनकी डेथ पे पोएम लिखा था उन्होंने, ब्रेक ब्रेक ब्रेक. इंटेंशंस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक. व्हाट वाज सेलर्स लैड डूइंग. ओके, सेलर्स लैड क्या कर रहा है यहाँ पे. He was basically singing a poem. Okay? तो इसमें, इस पोएम में दो सिचुएशन को दिखाया गया. एक फिशरमैन्स बॉय है, फिशरमैन, फिशरमैन्स बॉय, ये अपनी सिस्टर को, इसका जो है ये अपनी सिस्टर को कॉल कर रहा होता है वहां पे जब गेम खेल रहा होता है. ओके, और दूसरा होता है सेलर्स लैड, यानी जो सेलर का लड़का होता है ये उस समय अपनी बोट में बैठ करके ये सिंगिंग. ओके, बोट में बैठा रहता है और सिंग कर रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि फिशरमैन का बेटा क्या कर रहा है. तो फिशरमैन का बेटा अपनी सिस्टर को कॉल कर रहा होता है, वहां पे शाउट कर रहा होता है बेसिकली, जब गेम्स खेल रहा होता है उसमें. ओके, ही वाज शाउटिंग एट हिज सिस्टर एट प्ले एंड सेलर्स लैड वाज सिंगिंग इन हिज बोट. Okay, so option D is correct here. On the death of his friend Arthur Hallam, Tennyson wrote an elegy. This elegy is here in memoriam. Basically यहाँ पे देखा जाए तो चारों elegies हैं. Okay, जो इन मेमोरियम है, टेंसन ने लिखा था आर्थर हेनरी हालम के डेथ पे. जो थर्सिस है, ओके, थर्सिस, ये अर्नॉल्ड ने लिखा है. ये भी अपने, जो उनका जो फ्रेंड होता है उसका भी नाम स्टार्ट होता है आर्थर से ही, लेकिन आर्थर ह्यू क्लॉग नाम है उसका. ओके, आर्थर ह्यू क्लॉग के इस पे लिखा गया. ये जो लिसिडस है, ओके, लिसिडस इज अ पोएम रिटन बाय मिल्टन. ये वहां के जो राजा होते हैं किंग एडवर्ड. ओके, एडवर्ड, किंग एडवर्ड, इनको याद करके इनके ऊपर लिखा गया है लिसिडस. लिसिडस बेसिकली एक्चुअली में जो राजा होते हैं इनके क्लासमेट होते हैं मिल्टन के, जब ये वहां पे कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे होते हैं. ठीक है, एक शिपरेक में इनकी डेथ हो जाती है तो बहुत दुखी होते हैं और उनकी याद में पोएम लिखते हैं लिसिडस को. ठीक है, लिसिडस पोएम बहुत फेमस है. बेसिकली लिसिडस जो टर्म है या ये जो नाम है, ये विर्जिल ने एक पोएम लिखा था इक्लॉग्स. ये जो लिखा गया है लिसिडस नाम है, ये विर्जिल एक राइटर, रोमन राइटर. ओके, विर्जिल्स, इन्होंने एक पोएम लिखी थी इक्लॉग. ओके, इक्लॉग्स. इस पोएम में एक करेक्टर है लिसिडस जो कि एक शेफर्ड होता है, तो वहां से एक करेक्टर यहाँ पे चुना गया है. और जो नेक्स्ट है एडोनाइस, ये एडोनाइस ये पीबी शेली ने लिखा है. ओके, ये पीबी शेली ने लिखा है. ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स. ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ, ध्यान रखना है कि जॉन किट्स के डेथ पर कौन सी पोएम लिखी गई है, वो है एडोनाइस. ठीक है, एडोनाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसका एक्चुअली पूरा टाइटल ये एडोनाइस कोलन देन एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स. ये इस पूरे पोएम का नाम ही यही है, बट इन जनरली इसको एडोनाइस एडोनाइस कहते हैं, तो आप एडोनाइस के नाम से याद करिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन
to their heaven under the hill. These lines are example of metaphor है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे जो स्टेटलेस शिप्स है दे गो ऑन देयर हेवन, यहाँ पे तो दिखाया गया है कि जो समुद्री जहाज जो अपने पोर्ट पे जा रहे हैं सब है, बट यहाँ पे उनका जाना और आना ये लाइफ एंड डेथ को शो करता है। जैसे कोई व्यक्ति बॉर्न होता है तो ये माना जाता है लाइफ इज ए जर्नी, ठीक है। अब ये जर्नी से जब कंप्लीट हो जाती है तो ये उसकी जो अंतिम यानी लाइफ इज बीइंग कंप्लीटेड हियर एंड ही हैज गॉन हिज हेवन। हेवन का मतलब यहाँ पर जो रेस्टिंग प्लेस है, ठीक है, रेस्टिंग प्लेस। तो बेसिकली दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम पोएम ब्रेक 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 written by Tennyson on the death of his friend Arthur Henry Hallam. Okay, next question number 13. Who is the speaker of the poem Break Break Break? Okay, so writer himself is there. Okay, the poem How Do I Love Thee is written by, this is written by Elizabeth Barrett Browning, who was wife of Robert Browning. Okay, wife of Robert Browning. Okay, next question. The poem Dover which begins at, okay, actually poem start होती है नाइट से, उसमें पहली लाइन आती है the sea is calm tonight. Okay, the sea is calm tonight, तो पहली लाइन स्टार्ट होती है तो पोएम नाइट से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16. The poem Dover which begins with the sea is calm tonight and it ends with where ignorant armies clash by night. Okay, यहाँ पे ignorant armies का जो रेफरेंस लिया गया ये ग्रीक स्टोरी से लिया गया है, ग्रीक मिथ से, जिसमें ग्रीक की सेना अपने ही सैनिकों को रात के अंधेरे में मार डालती है। सवेरे जब देखते हैं लोग तो अपने ही सैनिक अपने लोगों को मार दिए होते हैं। बेसिकली क्या है वहाँ पे कि जो उनकी जो डार्कनेस है, यहाँ पे डार्कनेस क्या है, हमारी अज्ञानता दिखाई गई है, ठीक है, जो इग्नोरेंस है इसको दिखाया गया है। सो वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, इससे पोएम एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 17. टी.एस. इलियट ऑन नोबेल प्राइज इन 1948. ओके, इनको 1948 में नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 18. द टाइटल ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक रिफ्लेक्ट्स रोमांटिसिज्म, आयरनी, मॉडर्निज्म, पैथोस। बेसिकली ये पोएम रोमांटिसिज्म को शो करता है। ओके, सो इट्स रोमांटिसिज्म हियर, बट इफ यू सी द टाइटल ऑफ दिस पोएम इट्स वेरी आयरनिकल, सो समटाइम्स इट इज आल्सो बीइंग आस्क्ड द टाइटल ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे प्रूफ्रॉक इज आयरनिकल। ओके, आयरनिकल का मतलब है देखने में तो लग रहा है कि प्रेम गीत वहां पर है इसमें, कि जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का प्रेम गीत, लेकिन इनफैक्ट पूरे पोएम में कहीं प्रेम गीत नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वहां पे आयरनिकल होता है। बट ये जो पूरी पोएम है ये रोमांटिसिज्म को शो करता है। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मेंट टू बी इज टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का ही है, ठीक है। एक्चुअली में ये लाइन ये बताता है, प्रूफ्रॉक अपने बारे में सोचता है, इट्स बेसिकली ड्रामेटिक मोनोलॉग। वो सोचता है कि मैं तो प्रिंस हैमलेट भी नहीं हूँ, ना ही हो पाऊंगा, मीन्स कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। Okay. Question number 20. What is the original title of the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। तो बेसिकली इसका जो टाइटल है ये है प्रूफ्रॉक एमंग द वीमन। ओके, प्रूफ्रॉक एमंग द वीमन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. W.B. Yeats was an Irish poet. ओके, आयरलैंड में थे, पैदा हुए। Which Indian book influenced W.B. Yeats? गीता। गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि W.B. Yeats रविन्द्रनाथ टैगोर के फ्रेंड भी थे और गीता को उन्होंने खुद संस्कृत में पढ़ी है, ठीक है, तो इसको संस्कृत में उन्होंने पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. What does the Lake Isle of Innisfree symbolize? बेसिकली उनका जो होम है यहाँ पे, जो इनिस्फ्री है जगह का नाम है, एक्चुअल जो एरिया है स्लीगो एरिया कहते हैं इसको, स्लीगो जगह का नाम है। इस काउंटी में एक लेक है जिस लेक का नाम था इनिस्फ्री। यहाँ पे
इनका बचपन गुजरा था, मतलब इन्होंने अपनी पूरी बचपन है और अपनी चाइल्डहुड लाइफ यहीं पे पास्ट किया था, व्यतीत किया था, लेकिन इस पर उनको एज ए होम फील होता है हमेशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द पोएट इज फॉन्ड ऑफ हैविंग डॉट 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 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाई फॉर हनी बी। एक्चुअली 9 बीज बोलते हैं वहां पे, जो पोएम पढ़ा जाता है उसमें आता है लाइन 9 बीज, 9 बीन रोज will I have there a hive for honey bee. The term sonnet is derived from the Italian word sonetto. ये sonetto वर्ड से लिया गया है इससे, तो देख लीजिए फोर्थ या डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इटालियन वर्ड sonetto से लिया गया है। Now the writer of sonnets can be termed as sonneteer. Spelling is here, yes, so N-N-E-T-E-E-R, sonneteer. ओके, कर्टल सॉनेट कंप्राइजेस, एक्चुअली ये 10.5 लाइन की होती है, तो आप उसको लाइन में टोटल काउंट करेंगे तो 11 लाइन माना जाएगा उसको, ठीक है, 10.5 लाइन्स। ओके, हमने एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है सारे सॉनेट्स में कितने तरीके के हैं, उसके वेरिएशंस क्या हैं। बहुत सारे सॉनेट्स इससे ज़्यादा भी लाइन्स के होते हैं, एक्सटेंडेड सॉनेट्स उनको कहते हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया गया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉनेट स्कीम ए बी बी सी सी डी ई ई बिलोंग्स टू, ये स्पेंसरियन सॉनेट है। अगर इसमें देखेंगे तो ये इंटरलॉकिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इंटरलॉकिंग की वजह से इसका अलग नाम दे दिया गया। स्पेंसर ने, एडमंड स्पेंसर ने इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया, इसलिए इसको स्पेंसरियन सॉनेट कहते हैं। एन ओड इज a poem of some length and a related style on a serious subject. बेसिकली ओड जो होता है लिरिक पोएम होता है, ठीक है, लिरिक, सो हियर लिरिक मस्ट बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, पिंडारिक ओड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोफी, पॉड, एंटीस्ट्रोफी, तीनों होता है उसमें, सो ऑल द एबव इज करेक्ट आंसर। ओके, ओड के बारे में भी एक अच्छा सा वीडियो है, अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे भी वॉच कर सकते हैं, पूरा ओड के बारे में अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। ओड दैट रिपीट्स अ सिंगल स्टेंजा फॉर्म, ये होरेशियन ओड में होता है कि जो भी स्टेंजा फॉर्म होगा, ठीक है, एक्चुअल में ज़्यादातर 4 लाइन का स्टेंजा होता है, इसी 4 लाइन के हिसाब से अगला स्टेंजा फॉलो होता है होरेशियन ओड में, ठीक है। बट जो पिंडारी कोड है उसमें स्टेंजा लाइन लेंथ वेरी करते रहता है, कोई हो सकता है पहला स्टेंजा 6 लाइन का हो, अगला 8 लाइन का भी हो सकता है, लेकिन होरेशियन ओड में ऐसा नहीं होता है, जो स्टेंजा फॉर्म पहला होगा वही सब में रिपीट होता है, ठीक है। अगर 4 लाइन है 4 लाइन होगा, जनरली 4 लाइन होते हैं, बट ये अगर वेरी करता है तो सेम सब में मेंटेन किया जाएगा, ये होरेशियन ओड में होता है। ओके, ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, इट इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, या इट इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, a line 7 feet is called heptameter. Okay, 7 feet मतलब 14 syllables. ओके, 14 syllable होंगे इसमें, उसको हेप्टामीटर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अलेक्जेंडर पोप बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज, रिस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, रोमांटिक। एक्चुअली ये ऑगस्टन एज में आते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप, Alexander Pope was the great master of, okay, Alexander Pope was great master of heroic couplet, okay। एक्चुअली में इनकी जो सबसे फेमस बुक है रेप ऑफ द लॉक, ओके, ये पूरी हीरोइक कपलेट में लिखी गई। हीरोइक कपलेट में लगभग 2 लाइन के कभी 2 लाइन करके होगा, और उसमें आयमिक पेंटामीटर यूज किया जाएगा, ठीक है, और सेम राइम स्कीम होगा, मतलब ए राइम स्कीम होगा। तो ये हीरोइक कपलेट को उन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है इसमें, और इनका जो बुक है द रेप ऑफ द लॉक, ये सबसे फेमस बुक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, अलेक्जेंडर पोप्स एसे ऑन मैन कंप्राइजेस, ओके, एसे ऑन मैन एपिसल्स, ये 4 एपिसल्स में लिखा गया है, ठीक है। एपिसल का मतलब होता है लेटर फॉर्म में, ठीक है, ये लेटर फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसको एपिसल्स कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37,
Alexander Pope's Essay on Man follows the structure of epistles. Okay. Thomas Gray was a transitional poet. Yeah, it is there. Okay. हमने थॉमस ग्रे के बायोग्राफी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं. ओके. व्हेन वाज ग्रेज एलिजी रिटन कंट्री चर्च पब्लिश्ड? ओके, 1751 में पब्लिश किया गया ये जो है. ठीक है. द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. या ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Next, Alice Written Country Church deals with the philosophy of life and death. इसमें जो लाइफ एंड डेथ है इसकी फिलोसॉफी को लेकर के दिखाया गया इस पोएम में. इट इज रिटन बाय थॉमस ग्रे. ओके, क्वेश्चन नंबर 42. Who said about Wordsworth as follows? Okay, who said about Wordsworth as follows? His poetry is the reality, his philosophy is illusion. ये मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा था. वर्ड्सवर्थ के बारे में उन्होंने जब लिखा तो उस समय उन्होंने कहा था कि हिज पोएट्री इज रियलिटी, हिज फिलोसॉफी इज इल्यूजन. सो आप याद रखें कि मैथ्यू अर्नॉल्ड ने वर्ड्सवर्थ को कमेंट किया इस तरह का. विच फॉर्म ऑफ पोएट्री, को नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. विच फॉर्म ऑफ पोएट्री डील्स विद द हीरोइक फिगर्स? एपिक. एपिक में आप देखेंगे तो हीरोइक फिगर्स को लेकर के डिस्कस किया जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. Question number 44. What is the rhyming scheme of Shakespearean sonnet? Shakespearean sonnet का rhyming scheme क्या है? Okay. So A B C D E F G G. So B option is correct here. Shakespearean sonnet का जो rhyming scheme है A B C D E F G G. Okay. So question number 45. Who introduced blank verse into English? Okay, who introduced blank verse into English? Blank verse means meter but no rhyme. Okay, तो उसको हम blank verse कहते हैं. No meter, no rhyme, that is called as free verse. So इसको जो अर्ल ऑफ सरी है इन्होंने सबसे पहले लाया था. ठीक, इसका नाम, इसे अगर नाम देखें तो हेनरी हावर्ड है. ज्यादातर ये टर्म अर्ल ऑफ सरी के नाम से ही ज्यादा फेमस है. अर्ल ऑफ सरी, सरी बेसिकली जगह का नाम है. ठीक है. सो अर्ल ऑफ सरी इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इनटू इंग्लिश. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. द टेरजा राइमा इज डॉट 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 लाइन्स स्टेंजा. 3 लाइन स्टेंजा है. एक्चुअली जो टेरजा राइमा में पोएम लिखी जाती है ये 3-3 लाइन का लिखा जाएगा. इस तरीके से लास्ट में 2 लाइन होती है, कपलेट होता है लास्ट में. बट जो टेरजा राइमा होगा उसमें ध्यान देना है कि जो सेंटर की लाइन है इसकी राइमिंग स्कीम अगले के पहले लाइन से होता है. ठीक है. अब इसका जो यहाँ पर होगा राइमिंग स्कीम यहाँ पर हो जाएगा. इस तरीके से होता है ये. इसका जो सेंटर वाला लाइन है यहाँ पर हो जाएगा. ये कपलेट होता है बेसिकली. यहाँ पर नहीं रहेगा. अगर ये रहता तब यहाँ रहता, ये यहाँ हो जाता है. ठीक है. इस तरीके से ये कपलेट होता है जिसकी राइमिंग स्कीम सेम होती है. तो जो टेरजा राइम में पोएम लिखी जाती है, ठीक है, उसमें 3-3 लाइन का स्टेंजा होगा बट इंटरलॉकिंग होगी वहां पे जो सेंटर लाइन होगा उसकी राइमिंग स्कीम से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, शॉर्ट नैरेटिव पोएम, मीडियम नैरेटिव, नन ऑफ द. इट्स बेसिकली लॉन्ग नैरेटिव. ओके. So an epic is a long narrative poem. Okay. Question number 48. What is a dramatic monologue? It's a speech basically. Okay. Dramatic monologue is a kind of poem in which the speaker speaks to an imaginary audience. Okay, to an imaginary audience. उसको dramatic monologue कहते हैं. Question number 49. The heroic couplet was first introduced. The heroic couplet was first used by Geoffrey Chaucer. चौसर ने इसको सबसे पहले यूज किया था इंग्लैंड में. ठीक है. चौसर इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री.
Now elegy is a death song. Okay. Next question number 51. In dramatic monologue, how many characters are there? 1. ठीक है, एक ही कैरेक्टर होगा, इसी को आप स्पीकर कहेंगे. ठीक है, और यही स्पीकर बोलेगा इमेजिनरी ऑडियंस को. इट मे बी फर्स्ट पर्सन, इट मे बी थर्ड पर्सन आल्सो. ओके. क्वेश्चन नंबर 52. वर्ड्सवर्थ वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी, अपोलॉजी फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन करके. अपॉलजी फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये एक इनकी पोएम का नाम भी है. ओके. फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित थे वर्ड्सवर्थ, और इसके ऊपर उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी, अपॉलजी फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 53. हु सेड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस recollected in tranquility? It's given by Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की डिफिनेशन दी थी. पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ओके. क्वेश्चन नंबर 54. वर्ड्सवर्थ इज नोन एज वर्शिपर ऑफ नेचर. एक्चुअली में जो इनका बुक है लिरिकल बैलेड्स. ओके. इसमें उन्होंने इस बात को लिखा है, सीधे लाइन ले लिखा है कि आई एम वर्शिपर ऑफ नेचर. ओके. वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज लिविंग पर्सनालिटी. ठीक है, ये लिविंग पर्सनालिटी के रूप में इसको देखते हैं वर्ड्सवर्थ. ओके. नाउ हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक. ओके, मॉरल यूनक के रूप में इनको कौन कहता है? तो ये पीबी शेली ने कहा था यहाँ पे, या इट इज देयर पीबी शेली. ओके. कॉल्ड पीबी शेली कॉल्ड हिम एज मॉरल यूनक. क्वेश्चन नंबर 57. हु सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर रिवर. किड्स की लाइन है ये. ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में लाइन आता है. ठीक है, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, इसमें लाइन आता है थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर रिवर. Okay, next question number 58. Which poem of Keats ends with beauty is truth, truth beauty? ये भी है Ode on Grecian Urns. Okay, beauty is truth, truth beauty. It is a line in Ode on Grecian Urn poem. Okay, question number 59. Which of the following poem examines the close relationship between art, beauty and truth? Okay, art, beauty and truth. It is Ode on a Grecian Urn. Okay. Question number 60. Keats belongs to romantic age. Okay, younger poet of romantic age कहा जाता है इनको वैसे तो, younger generation poet. Question number 61. Who said about John Donne he affects metaphysics? He affects metaphysics. बेसिकली ड्राइडन ने कहा था. ड्राइडन ने अपनी एक बुक लिखी थी, डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर. ओके, 1693 में इसमें लिखा था इन्होंने, और इसमें एक लाइन इन्होंने लिखा था जॉन डन के बारे में, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये लाइन लिखा है उसमें. So, John Dryden is the correct answer. Okay. Okay. Question number 62. The poem "Present in Absence" is composed by John Donne. It is dedicated to his wife. It focuses on the differences between true love and lust. Okay. Actually, इसमें spiritual love को दिखाया गया है, जिसे हम true love कह सकते हैं या platonic love कह सकते हैं. It's platonic love. Okay, or spiritual love. Or platonic love. Okay. Question number 63. Who coined the term metaphysics? Metaphysical poets. Who coined the term metaphysical poets? ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने coin किया था. Okay, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. Who coined the metaphysical poets? Yeah, सैमुअल जॉनसन.
क्वेश्चन नंबर 64, द लेडी ऑफ लाइट वाज निकनेम ऑफ। बेसिकली यहाँ पे लाइट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए द लेडी ऑफ क्राइस्ट कहते थे इसको। ये था मिल्टन, ठीक है, मिल्टन। मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। वैसे एक और क्वेश्चन आता है, द लेडी ऑफ लैम्प, एक वर्ड आता है द लेडी ऑफ लैम्प। ये यूज किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेडी का नाम है जो कि क्रीमियन वार में सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, जो घायल लोग थे, ठीक है, जो सैनिक घायल थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया था इन्होंने, मतलब जो नर्सिंग का काम किया था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इसलिए लेडी ऑफ लैम्प कहा गया उनको। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया द लेडी ऑफ लाइट वाज निकनेम, बेसिकली लेडी ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए यहाँ पे, एंड इट इज यूज्ड फॉर मिल्टन। मिल्टन जब क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तो उस समय इनको ये नाम, उपनाम लोगों ने दे रखा था बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 65, पैराडाइज लास्ट हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। पैराडाइज लास्ट हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स मीन्स मीटर इज देयर, मीटर बट नो राइम, यानी इसमें राइमिंग नहीं मिलेगी लेकिन मीटर मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट। ओके, बेसिकली पेट्रार्कन सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 67, which of Milton's poem is based on patience on his blindness? ओके, एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है कि ये जो टाइटल दिया गया है इट वाज गिवन बाय थॉमस न्यूटन। ओके, इन्होंने इस टाइटल को दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस को। अदरवाइज इसकी जो टाइटल थी पहले था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जो पहली लाइन इस पोएम की वही इसकी टाइटल भी थी। बट ये बाद में थॉमस मेरे ख्याल से 1790 के आसपास ये थॉमस न्यूटन ने जब इसको पब्लिश किया, रीपब्लिश किया, तो इसका नाम, इस पोएम को बदल के रख दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। 1791 आई थिंक सो। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 68, मिल्टन वाज इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड इट दिस अबाउट मिल्टन? ओके, विलियम ब्लेक ने ये चार्ज लगाया था इनके ऊपर कि मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ओके, विलियम ब्लेक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इंस्पायर्ड डब्ल्यू वीट्स टू राइट द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री? एक्चुअल में इंस्पिरेशन इनको मिला था एक फाउंटेन से। ये क्या था कि एक बार लंदन में ही वाज वॉकिंग डाउन द फ्लीट स्ट्रीट। ओके, फ्लीट स्ट्रीट लंदन, और इन्होंने एक शॉप में एक फाउंटेन को वहां पे देखा, जो उसमें से फाउंटेन से फव्वारे निकल रहे थे। उसको देख करके बड़ा इंस्पिरेशन इनको मिला और इनको तुरंत अपने बचपन की याद आ गई जब ये रह रहे थे वहां पे, इनिस्फ्री में रह रहे थे, ठीक है, स्लिगो में जब रह रहे थे, स्लिगो काउंटी में रह रहे थे, तो उस समय तो इनको बड़ा इंस्पिरेशन मिला और उसके बाद आए घर और उन्होंने पोएम लिख डाला। सो ये पोएम वैसे तो अगर देखा जाए, दिस वन इट वाज पब्लिश्ड इन ये लिखा गया था 1888 में, पब्लिश्ड वैसे 1890 में हुआ था, इसमें पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। एक था नेशनल ऑब्जर्वर, या फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन नेशनल ऑब्जर्वर, एक मैगजीन है, इसमें नेशनल ऑब्जर्वर में पहली बार पब्लिश किया गया इसको 1890 में, बट इट वाज रिटन इन 1888। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अगर आए आपको कि लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री कब लिखा गया, तो 1888 में लिखा गया। ओके, 1888। अगर आप चाहें तो याद करने के लिए 1888 इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, टी.एस. इलियट का ये बर्थ ईयर है, ठीक है। सो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट वांट टू लिव एट इनिस्फ्री? ठीक है, एलोन, अकेले रहना चाहता वहां पे वो।
ओके, फिलिप लार्किन बिलोंग्स टू मूवमेंट पोएट्री। ओके, मूवमेंट पोएट्री क्या था, जो उसमें कुछ राइटर थे स्टार्क रियलिटी ऑफ लाइफ लिखना चाहते थे। स्टार्क रियलिटी का मतलब एकदम कठोर सत्य, यानी जो उनको समझ में आता था वो लिख देते थे, उसमें किस भी सब्जेक्ट पे। ठीक है, ज़्यादातर वैसे तो इनकी पोएट्री है जो लव है, डेथ है, मैरिज है, इन सब पे लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं है, सीधे जो उनको दिखाई देता है उसके ऊपर रियलिटी के, तो रियलिज्म इसमें ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है समटाइम्स पेसिमिज्म भी आपको फील हो। ठीक है, मोमेंट पोएट्री में तो फिलिप लार्किन इस तरह को बिलोंग करते हैं, मोमेंट पोएट्री को। ठीक है, और हमने इनकी एक वीडियो बनाई है बायोग्राफी की, तो उसमें आप चाहें तो और अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द लाइन अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज रिटन by Philip Larkin. What is this serious house on in this poem? बेसिकली सीरियस हाउस इन्होंने चर्च के लिए यूज किया गया है। ठीक है, चर्च, सो चर्च को इन्होंने वहाँ पे सीरियस हाउस के रूप में कहा है। क्वेश्चन नंबर 73, द लाइन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। ये जो एसे ऑन मैन है, ठीक है, एसे ऑन मैन, इसका जो एपिसोड 2 है, ठीक है, उसकी पहली लाइन है ये। ठीक है, दूसरी लाइन है बेसिकली। ठीक है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। द बुक प्रैक्टिकलिज्म इज रिटन बाय आई रिचर्ड्स ने लिखा था इसको 1929 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 75 क्वेश्चन नंबर 75, हु कॉल्ड ड्राइडेन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? हु कॉल्ड ड्राइडेन द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म? डॉक्टर जॉनसन ने कहा था इनको। ठीक है, एक्चुअल में जो ड्राइडेन है, इन्होंने एक बुक लिखी थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म करके, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। हाँ, बेसिकली हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर ये बुक है। तो इस बुक को देखने के बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और इन्होंने ये क्वाइन किया इनको एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 76, हु रोड द पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस? जॉन डन ने लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंटेम्पोरेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर? ऑप्शंस आर पीवी शेली, टी.एस. एलियट, बेन जॉनसन, हैजलिट। सो बेन जॉनसन इज हिज कंटेम्पोरेरी। क्वेश्चन नंबर 78, शेक्सपियर कंपोज्ड 154 सॉनेट्स। ओके, 154 सॉनेट है, जिसमें से 1 से लेकर के 126 फेयर यूथ के लिए है, जिसको WH कहा गया है, और जो 127 से लेकर के 152 तक है ये डार्क लेडी के लिए है, और लास्ट के 2 सॉनेट, ठीक, ये लव, गॉड ऑफ लव के लिए है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर ट्रू लव इज लाइक द पोल स्टार। ठीक, पोल स्टार का मतलब है अनचेंजिंग। ठीक है, फिक्स्ड मार्क, तो ये अनचेंजिंग है। जो ट्रू लव होगा वो कभी भी चेंजिंग नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, शेक्सपियर बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एज, एलिजाबेथन एज, न्यू क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज? एलिजाबेथन एज। ओके, एलिजाबेथन एज जो होता है ये 1558 से लेकर के 1603 तक है। ठीक, और इसी बीच में शेक्सपियर का बर्थ होता है 1564 में और उनकी डेथ होती है 1616 में, तो उनको एलिजाबेथन पीरियड का राइटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज वाज प्रिंटेड इन 1623 में हुआ था। ठीक है, 1623 में इनका पहला फोलियो हुआ था, और सेकंड फोलियो जो हुआ था ये 1632 में हुआ था। तो अगर आप ध्यान देते हैं, यहाँ 23 है, यहाँ 32 है, 2 और 3 को ब्लड दिया गया है। ठीक, तो आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। सेकंड फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1632 और फर्स्ट फोलियो 1623। ओके, द थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज लव एंड फ्रेंडशिप। ओके, दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, जॉन डन बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। ओके, ये शेक्सपियर के साथ ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 84, what is the peculiar feature of metaphysical poetry? What is the peculiar feature of metaphysical poetry? Obscurity, sublimity, absurdity, positivity. So basically ये जो पोएम होती है obscure होती है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें टिपिकल वर्ड यूज़ कर दिए जाते हैं या इस तरीके का इमेजरी यूज़ की जाती है या इस तरह की सिमिली दिखाई गई है जो बहुत ही अनक्लियर होता है. सो obscurity एक उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है मेटाफिजिकल राइटिंग की. सो आप कह सकते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोएट्री है इट इज़ obscure. क्वेश्चन नंबर 85, द पोएम डोवर विच डिस्क्राइब्स अ डिस्टिंक्ट क्लैश बिटवीन, यानी जो डोवर बीच है ये साइंस और रिलीजन के बारे में बताया जाता है. ये क्लैश को दिखाया गया है यहाँ पे, साइंस और रिलीजन के क्लैश को. ओके. द टच स्टोन मेथड इज क्वाइंड बाई, या ये मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा दिया गया. टच स्टोन मेथड वैसे है कि जैसे अगर कोई बुक है उसे कुछ लाइन्स को कुछ मतलब 60 पैसेजेस को पढ़ करके एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये राइटर बाकी कैसे लिखा होगा. ये वैसे ही जैसे अगर आप गांव में या अपने लोकल शब्दों में समझते हैं कि चावल के एक दाने से पता चल जाता है कि हांडी में सारा चावल पका है कि नहीं है. ठीक है, तो बस उसी तरीके से है, कुछ लाइन, कुछ फ्रेजेस, कुछ पैसेजेस को पढ़ करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पर्टिकुलर टेक्स्ट कितना अच्छा है. तो इस तरह का जो मेथड दिया है टच स्टोन मेथड कहा गया, इसको मैथ्यू अर्नाल्ड ने दिया है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 87, रॉबर्ट ब्राउनिंग मैरिड टू एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, शी वाज ए फेमस पोएटेस. इनकी जो वाइफ थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये भी एक राइटर थी और इनकी एक पोएम बहुत फेमस है, हाउ डू आई लव दी. ओके, बेसिकली दिस इज सॉनेट, सॉनेट नंबर 43 है. ठीक है, वैसे टोटल 44 सॉनेट्स लिखा है उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने. ठीक है, अगर इनका देखा जाए तो 44 सॉनेट्स लिखा है. ठीक, एलिजाबेथ. और 43 वाला सॉनेट नंबर है इनका, हाउ डू आई लव दी, हाउ डू आई लव दी. ओके, ये पोएम है इनका और इसको लिया गया था, इनकी एक बहुत फेमस बुक है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, सॉनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज. ये बुक का नाम है, ये बहुत फेमस सॉनेट बुक है इनका जिसमें 44 सॉनेट्स हैं टोटल और 43 सॉनेट नंबर ये है, हाउ डू आई लव दी, एलिजाबेथ ब्राउनिंग की. क्वेश्चन नंबर 88, गॉड इन इज हेवन ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, दिस लाइन आकर्स इन, ये पीपा पासेस की लाइन है, फेमस लाइन है और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है इसको. ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, गॉड इन इज हेवन ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 89, in the poem My Last Duchess, who painted the portrait of the Duchess? यानी जो माई लास्ट डचेज है, माई लास्ट डचेज पोएम, उसमें जो पोर्ट्रेट बना है डचेज का किसने पेंट किया है? बेसिकली फ्रा पंडोल्फ ने किया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 90, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेज? स्पीकर मतलब है हु इज द नरेटर. तो अगर देखा जाए तो अननोन नरेटर है यहाँ पे. ठीक है, अननेम्ड नरेटर है, कौन कहानी सुना रहा है उसका नाम नहीं दिया गया है. ठीक है, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द ड्यूक एंड द डचेस. ओके, सो अननेम्ड नरेटर इज द राइट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 91, इन द पोएम माय लास्ट डचेस द लाइन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर स्टैंड्स फॉर, ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर यानी सारे स्माइल्स एक साथ बंद हो गए. कहने का मतलब है शी वाज किल्ड. Okay, this line stands for she was killed. The main theme of the poem My Last Duchess is man-women relationship, gender inequality in the society, racial inequality in the society, all the above. Okay, so अगर इस पोएम को देखें तो इसमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलती हैं. जेंडर इनइक्वलिटी तो है ही है, रेशियल इनइक्वलिटी भी है क्योंकि वो अपने रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्राइड फील करता है और 900 साल पुराना अपना कहता है कि हमने नाम दिया है. ठीक है, और मैन वुमन रिलेशनशिप है ही, जो उसकी वाइफ होती है उसके साथ उसका कैसा रिलेशन है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर, ऑल द अबव. क्वेश्चन नंबर 93, इन एलिजी द एटमॉस्फेयर इज ग्लूमी. ठीक है, जो एलिजी लिखी जाती है उसमें एटमॉस्फेयर ग्लूमी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होता है, व्यथित होता है. ओके,
Next question. Rhythm in the poetry. Rhythm in poetry is produced by. Options are both stresses and passages. Both stressed and unstressed syllables together. C. A recurring pattern of stressed and unstressed syllables and pauses. None of the above. Answer C is the correct answer. It's a recurring pattern of stressed and unstressed syllables with pauses. Okay, so it makes rhythm. Question number 95. Paradise Lost was written in blank verse. क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? मे बी. ओके. Paradise Lost is written by John Milton. Okay. Question number 96. A poem in which there is one imaginary speaker addressing to an imaginary audience is called as dramatic monologue. ठीक, इसमें एक इमेजिनरी स्पीकर होगा, इमेजिनरी स्पीकर और इमेजिनरी ऑडियंस होगा, इसको कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग. क्वेश्चन नंबर 97. Who among the following is a famous dramatic monologue writer? रॉबर्ट ब्राउनिंग. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द मोस्ट फेमस. ऑप्शंस. क्वेश्चन 98. Who among the following is known as father of English sonnet? Okay. Options are Petrarch, Shakespeare, Milton, Dryden. So Shakespeare is the right answer here. He is called as father of English sonnet. Question number 99. In iambic pentameter, how many feet are there? iambic pentameter में कितने फीट होते हैं? पेंटामीटर में है तो 5 हो जाएगा. ठीक, 5 फीट. और टोटल 5 फीट का मतलब हो जाएगा ये 10 syllables. Okay. एनापेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ मीटर. एक्चुअल में जो देखा जाए तो 4 बेसिक मीटर होता है. ठीक है, आयाम्बिक, ITAD करके याद कर सकते हैं, ट्रॉकी, ओके, देन एनापेस्ट, डैक्टिल. ठीक है, डैक्टिल, ये 4 मीटर होते हैं बेसिक. तो एनापेस्ट इज form of meter. So with this, all the 100 questions have been discussed in this video, and I hope you have enjoyed this video. So if you have any doubt, or if you want to discuss anything in this video, you can comment on. Thank you all.